गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण। पर्यावरण बड़ा सरल सा शब्द एकदम, लेकिन हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शाब्दिक अर्थ सबको पता है, क्या होता है पर्यावरण? कोई बता दे पर्यावरण क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? शाब्दिक अर्थ होता है इसका परिधन आवरण। ये 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा। वह आवरण या घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। नीचे क्या है? धरातल है, ऊपर वायुमंडल है, धरातल के ऊपर पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सब हमारे आसपास जो कुछ हमें दिख रहा है वो सब क्या है? पर्यावरण है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधों जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। किसी एक घटक को पर्यावरण कह सकते हैं क्या? नहीं, सामूहिक रूप से ये पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के जो घटक हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक। अब जैविक घटक मतलब जो जीवित है, जिसमें जान है, जीवित है जिसमें जान है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, जितने प्रकार के कीड़े कीट प्रजाति है, चाहे जलीय जीव हो स्थलीय जीव हो या वायवीय हो, सभी प्रकार के जीव। अजैविक मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, जैसे पत्थर मिट्टी खनिज पदार्थ वायु, ये सब। एक तीसरा घटक भी हमने इसमें शामिल किया। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो जैविक संगठक में क्या? पादप मनुष्य जंतु एवं सूक्ष्म जीव। अजैविक या भौतिक घटक। अब हमने क्या याद कर लिया पहले से? जैविक घटक हमें पता है। अब उसमें भौतिक घटक पूछ लिया या अभौतिक पूछ लिया तो फिर वह कंफ्यूज हो जाता है। जैविक मतलब अभौतिक और भौतिक या अजैविक मतलब भौतिक घटक, जैसे स्थल वायु जल। ये मतलब स्थिर है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, ना कोई मिटा सकता है ना कोई बना सकता है। जितने भी प्राकृतिक घटक है वो तो स्थल वायु जल। अब एक तीसरा संगठक हमने, और वो है ऊर्जा संगठक। अब ये ऊर्जा संगठन अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाएंगे। E = mc²। उन्होंने बोला कि ऊर्जा जो है वो कैसी है? नियत। क्या है? नियत है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। जो पानी के अंदर भी ऊर्जा यदि है, पेड़ पौधों के अंदर जो ऊर्जा है, जीव जंतुओं के अंदर जो ऊर्जा है, इसका मूल स्रोत क्या है? सूर्य। पेड़ पौधों के अंदर जैसे गेहूं खा रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा मिल रही है, लेकिन गेहूं के अंदर ऊर्जा कहां से है? सूर्य से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों ने अपना भोजन बनाया और ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित किया और वही ऊर्जा का हमने उपयोग कर लिया। तो इसलिए ऊर्जा संगठक चाहे सौर ऊर्जा हो, भूतापीय ऊर्जा हो या और ऊर्जा के जितने भी रूप, बायोगैस हो, जितने भी रूप हो, वो सब के सब। तो पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने संगठक? 3। एक है भौतिक या अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा संगठक। अब एक नई अवधारणा है पारिस्थितिकी। क्या है पारिस्थितिकी? क्या है पारिस्थितिकी? क्या होता है पारिस्थितिकी? सर, जो जीव जंतु या मनुष्य है या जानवर है, हाँ, उसका अपने पर्यावरण के साथ सहसंबंध को पारिस्थितिकी। अपने पर्यावरण के आसपास के घटकों के साथ जो संबंध है वो पारिस्थितिकी है। जीवों का समुदाय, साथ ही पर्यावरण जिसमें वो निवास करता है, सबकी अपनी अपनी पारिस्थितिकी है। जलीय स्थलीय ये अलग अलग है, और एक दूसरे की पारिस्थितिकी से जो अंतर संबंध है, थल में रहने वाले जीव जल में रहने वाले जीव आपस में एक दूसरे से संबंधित है, तो इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। इसे क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं अभी इसे। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखेंगे, ये यहां से क्वेश्चन बनता है।
और ये हमें पता होना चाहिए प्री के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द इसका प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने। और कब किया है, 1869। उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र इसका प्रयोग किसने किया, एजी टेंसिल लिखा हुआ है, कब किया है, मोहित नमस्ते। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम इसका प्रयोग किसने किया, एजी टेंसले 1935। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है, आर्नेनेज के द्वारा इसका प्रयोग किया है। जैव विविधता, ये क्वेश्चन भी बनता है, बायोडाइवर्सिटी, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा। ओजोन स्तर का अध्ययन जोसेफ फॉरमैन। ओजोन स्तर, जैसे एक शब्द और इसमें जुड़ा हुआ है, डॉप्सन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि डॉप्सन ने सर्वप्रथम 1986-87 की स्थिति में जो है अंटार्कटिका पर एक उसमें होल देखा था, ओजोन छिद्र देखा था। तो जो ओजोन परत को मापने की जो यूनिट है वो क्या है, डॉप्सन है, ठीक। तो दो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ओजोन स्तर का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है, जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। धारणीय या सतत विकास की अवधारणा, बड़ा डिटेल में पढ़ा अपन ने, धारणीय विकास या सतत विकास क्या है, किसे कहते हैं। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा करके आए हैं आप, है ना, और सरस्वती जी की हमने पूजा नहीं की, उसको पीछे बैठा के रखा, जबकि उनको जहाँ के वहाँ विराजमान कर देना चाहिए था, हमें नहीं किया। तो बताइए फिर, सतत विकास, धारणीय विकास, या और क्या बोलते हैं इसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या चीज है ये, जी फिर से बोलिए। सभी ओर से विकास, ये नहीं है। सभी ओर से विकास के लिए हमने एक दूसरा शब्द बताया था, क्या बताया था, 3 शब्द बताए थे एक साथ इससे संबंधित, है ना, सतत विकास, समावेशी विकास, ये समावेशी विकास की परिभाषा बता दी आपने, है। सतत विकास, हाँ बताएं प्रिया। संसाधनों का ऐसा प्रयोग कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग, हाँ, और बताएं। समान रूप से विकास नहीं जी, हाँ, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आर्थिक विकास भी अवरुद्ध न हो। आर्थिक विकास भी अवरुद्ध न हो, एक और शब्द था उसमें, हाँ, ये नहीं थी उसमें, बताया था मैंने स्थिर विकास, है ना, टिकाऊ शब्द बताया था मैंने, टिकाऊ विकास, मतलब लॉटरी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एक दिन के लिए लॉटरी लग गई, लखपति हो गए, दूसरे दिन गरीब हो गए, ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। टिकाऊ हो, सतत, मतलब जो ऐसा विकास जो लंबे समय तक चलता रहे, लंबे समय तक टिकाऊ हो, और साथ ही जो संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करता हो कि आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित हो सके। और पर्यावरण, इसे धारणीय विकास भी कहते हैं, ये शब्द भी है, इसे एक और शब्द ये लिखा था मैंने, धारणीय विकास है, सतत विकास, धारणीय विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास मतलब जो पर्यावरण के घटकों को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करता हो, हानिकारक प्रभाव न डालता हो, ऐसा विकास होना चाहिए। और ये धारणा, ये जो अवधारणा कौन लेके आए, ब्रेटलैंड, कौन लेके आए थे, ब्रेटलैंड। फिर पर्यावरण निश्चयवाद अवधारणा, पर्यावरण निश्चयवाद अवधारणा क्या होता है, पर्यावरण निश्चय या नीचे जिसे कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी तो ये शब्दावली में याद रखें, कार्ल रिटर के द्वारा। पारिस्थितिकी स्तूप अवधारणा,
चार्ल्स आल्टन के द्वारा। हॉट स्पॉट यहां से भी क्वेश्चन होता है। हॉट स्पॉट नॉर्मन मॉयर्स क्या होता है हॉट स्पॉट? विजय मैडम बताइए जरा। हॉट स्पॉट बड़ा सरल है एकदम, बस पढ़ने में नहीं आए। हाँ तुरंत वहीं पर ही कुछ काम एग्जिट हो जाना। नहीं जी, सर यूनेस्को द्वारा शायद से कुछ हाँ, संरक्षित क्षेत्र होते हाँ, हैं। यूनेस्को ने कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां की कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, तो इसे क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। मतलब कुछ प्रजातियां एकदम वो खतरे वाले जोन में आ गए हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? हॉटस्पॉट। और यह अवधारणा किसने दी है? नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा। अम्ल वर्षा का अध्ययन, एसिड रेन जिसे कहते हैं। जैसे ताजमहल के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, ताजमहल जो है वो क्षतिग्रस्त तो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? एसिड रेन से, अम्ल वर्षा से। दिल्ली के आसपास जो है वो कारखाने बहुत है और वो अम्लीय वर्षा, और इसके कारण उसका जो कलर है वो डाउन हो रहा है, और साथ ही जो बाहरी जो आवरण है वो जो है उसका भी संचारण हो रहा है, क्षरण हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो अम्ल वर्षा का अध्ययन किसने किया? रॉबर्ट एक्स स्मिथ। अब कुछ उपनाम की बात करें, पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्होंने बड़ा काम किया है और पब्लिक उन्हें कुछ मूल नाम के अलावा अलग, जैसे मानसून मैन ऑफ इंडिया, तो यह है देवराज सिक्का, मानसून मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वाटरमैन, ये आपके जेएच कॉलेज में आए थे अभी 2-3 साल पहले, नहीं 4 साल पहले, लॉकडाउन के पहले आए थे। वाटरमैन कौन है? राजेंद्र सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पीएससी नहीं पूछा गया है। तो राजेंद्र सिंह कौन है? वाटरमैन के नाम से, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आइसमैन के नाम से चेवोंग नॉर्फे, इन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट मैन जाधव मोलार्ड पाइंग। टाइगर मैन, इसे हमने पढ़ लिया, टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला। फिर बर्डमैन, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने, बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली। कौन सी मूवी देखी थी हम लोगों ने? एक मूवी में दिखाया गया इसको, सलीम अली को। बर्डमैन 2.0 उसमें देखो बर्डमैन, पक्षी राजन का एक कैरेक्टर जो बनाया गया है वो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है, बर्डमैन। तो कौन? सलीम अली। डॉल्फिन मैन आर.के. सिन्हा, और ब्लैक होल मैन सीवी विश्वेश्वर। ब्लैक होल मैन कौन कहलाता है? सीवी विश्वेश्वर। इसे नोट करेंगे अच्छे से। तो मानसून मैन देवराज सिक्का, वाटरमैन राजेंद्र सिंह, आइसमैन चेवोंग नॉर्फेल, फॉरेस्ट मैन जाधव मोलार्ड पाइंग, टाइगर मैन कैलाश श्रृंखला, बर्डमैन सलीम अली, डॉल्फिन मैन आर.के. सिन्हा, ब्लैक होल मैन सीवी विश्वेश्वर। अब पारिस्थितिक निचे या निकेत क्या है, इसे समझे हम अच्छे से। एक प्रजाति को जीवन जीने के लिए जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की आवश्यकता होती है और उन सबको सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। क्लियर हो गया? निकेत। एक मछली की बात करें, मछली को क्या चाहिए? तो उसका निकेत क्या हो गया? जल, है ना? पानी चाहिए उसके लिए, और पानी में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पानी कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। तो ये उसकी जरूरतें हैं, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो एक किसी भी प्रजाति को या समूह को जीवित रहने के लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकता होती है, जो भी घटक हो, चाहे जैविक घटक हो, अजैविक घटक हो, रासायनिक घटक हो, जो उसकी जरूरतें हैं वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? एक निकेत कहलाता है। सामान्यतः दो भिन्न प्रजातियों का निकेत एक समान नहीं हो सकता। जैसे उड़ने वाले पक्षी, जैसे मान के चलिए तितली की बात कर रहे हैं, और तितली के साथ में उसी के जैसा कोई जीव है, तो दोनों का निकेत एक जैसा होगा क्या? नहीं हो सकता। सबका अलग अलग प्रजातियों का निकेत अलग अलग होता है, तभी तो वो अलग प्रजाति है, नहीं तो एक जैसी हो जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक व उनकी
कार्यशीलता। पारिस्थितिक, सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं इसे समझें। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टेंस ने। कब किया था? 1935 में। पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हेकल 1869 और पारिस्थितिकी तंत्र का एजी टेंसले और 1935 में। लिखेंगे इसे, क्या है पारिस्थितिकी तंत्र? जीवों की आपसी संबंधों, जीवों की आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। और जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह निवास करते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यह पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। अब देखो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो जो लिखा है उसमें पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, दोनों के बारे में लिखवा दिया। उसको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम समझते सब कुछ है लेकिन उसको लिखने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए एकदम टू द पॉइंट उसको लिखवा दिया। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक की बात करें हम, तो जैविक घटक में है एक उत्पाद अर्थात स्वपोषी। कोई बता सकता है स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे मनुष्य नहीं है तो वो तो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। आस्था से पूछो, हाँ मोहित आप नहीं बनाते, आप स्वपोषी नहीं हो। योने जी आप तो कुछ भी नहीं करते कि बनाते हो अपना भोजन? बनाते हैं। हम स्वपोषी में नहीं आ सकते ना सर, लेकिन दूसरों पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि अच्छा, तो स्वपोषी या ऑटोट्रोप्स उत्पाद सभी हरे पौधे, शैवाल एक जीव है, शैवाल जीव है लेकिन फिर भी वो नीली हरी शैवाल बोला जाता है। नीला हरा रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आता है जो मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो सब के सब क्या आएगा, स्वपोषी उत्पाद या ऑटोट्रोफ्स। और उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता ये अपना भोजन उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। उत्पादक से प्राप्त करते हैं अथवा उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई कोई मांसाहारी भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे मुर्गा शाकाहारी है मांसाहारी? वो शाकाहारी है। शाकाहारी है। मांसाहारी खाते हैं उसको। नहीं, वो शाकाहारी है या मांसाहारी है? उसको खाने वाला तो मांसाहारी हुआ, लेकिन मुर्गा क्या है, शाकाहारी है या मांसाहारी? शाकाहारी। आपने चेक किया? चने खाए आपने? हरे वाले चने खाए? हरे वाले चने, उसमें कभी इल्ली निकली थी? निकलती है ना, हरी एकदम चने के कलर की रहती है। उसका टेस्ट कैसा होता है नहीं पता ना। अब उसको क्या करना है, मुर्गे के सामने फेंक देना, और वो यदि उसे छोड़ दे तो शाकाहारी है, और उसे खा ले तो वो मांसाहारी है। अब देख लेना शाकाहारी है या मांसाहारी है, ठीक है। तो मतलब जब एक शाकाहारी जीव को यदि उससे भोजन प्राप्त कर सकते हैं या किसी दूसरे जीव से प्राप्त कर सकते हैं, तो अब इसमें यदि देखें तो इसके 3 चरण बन जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और तीसरा उच्च उपभोक्ता या सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता या सर्वाहारी। मनुष्य को किस श्रेणी में आता है? इसमें सर्वाहारी में आता है ना? सर्वाहारी में आता है, लेकिन उच्च उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है। कुत्ता नहीं खाता मनुष्य, है ना? कुत्ता नहीं खाता, भालू नहीं खाता, शेर नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि हम प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना? हम उन जानवरों को, उन जीवों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी जीवों को नहीं खाते। जितने भी मनुष्य ने बोला ना मांसाहार करना चाहिए, लेकिन किन जीवों का करना चाहिए? जो शाकाहारी है। तो इसलिए द्वितीय उपभोक्ता सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सीधा सा प्राथमिक उपभोक्ता मतलब वो जीव जो उत्पादकों के ऊपर डिपेंड करता है। उत्पाद किसी जीव को खा रहे क्या वो? नहीं। जैसे बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। गाय क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। गाय जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता। भैंस प्राथमिक उपभोक्ता। कुत्ता नहीं है, कुत्ता प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सिर्फ उत्पादकों के ऊपर या स्वपोषी पर निर्भर है, वो प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। ये मतलब जो कुत्ता तो उच्च उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा, लेकिन ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा रहे हैं, मतलब जो जीवों को खा रहे हैं, दूसरे जीवों को खा रहे हैं। और उच्च उपभोक्ता जो शाकाहार से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो काय के ऊपर पूर्ण रूप से मांसाहार पर। क्लियर? तो वो क्या कहलाते हैं? उच्च उपभोक्ता। जैसे शेर जो है उच्च उपभोक्ता है। एक श्रृंखला यदि बनाते हैं हम, तो जैसे चूहा है, उससे पहले हम कीड़े मकोड़े इनको देखेंगे, पत्ती या रोटी, उसके ऊपर चूहा बनाएंगे, चूहे के ऊपर सांप। तो ये बन गया ना प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च उपभोक्ता या
तृतीयक। अब जैसे पत्तियां, बकरी और शेर, तो पत्तियां उत्पादक होगी और बकरी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उसे किसी जो जंगली कुत्ता है उसने खा लिया तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, और उसके ऊपर शेर बैठा हुआ है वो खा ले तो वो कौन सा हो गया, उच्च उपभोक्ता हो गया। तो इस तरीके से मानव श्रृंखला या आहार श्रृंखला बनती रहती है। तो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो अपने पोषण के लिए स्वपोषीय उत्पादों पर निर्भर है। द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अपघटनकर्ता या मृतपोषी, अपघटनकर्ता या मृतपोषी क्या होता है? अपघटनकर्ता या मृतपोषी ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकृति के प्राकृतिक सफाई करता, प्रकृति के प्राकृतिक सफाई करता। अब यदि ये अपघटक नहीं होते तो धरती पर तो डेड बॉडी होती। क्या बोलता हूँ फिर मैं, क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ कि दादाजी को दफनाने के लिए जाते तो परदादा मुस्कुराते हुए मिल जाते, बोलते आ जा बेटा तेरा ही इंतजार कर रहा था। यही होता, डेड बॉडी इतनी हो जाती जमीन के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ दफनाने की भी परंपरा है। लेकिन वो अपघटक बैठे हैं वहां पर, वो उनको पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, सड़ा गला कर खा पी कर नष्ट कर देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में पड़ा अपन। पहले क्या करते थे, वो ऊपर किसी पेड़ पे इधर उधर टांग देते थे ताकि पशु पक्षी वगैरह जो है वो अपना भोजन उससे प्राप्त कर ले, फिर उसका दहन कर देते थे। इस तरीके से अलग अलग परंपराएं रही है। तो अपघटन करते हैं मृतपोषी, ये उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं। यही है जो प्रकृति को साफ सुथरा बना के रखे। अपरदाहारी, अपरदाहारी ये नया शब्द होगा। अपरदाहारी क्या होता है? ये भी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे केंचुआ वगैरह है, मृत कार्बनिक पदार्थ है, इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी एक तरीके से अपघटक है, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे केंचुआ की बात करें या और फसलों में जैसे जिसका उपयोग हम रासायनिक खाद की जगह पर जैविक खाद बनाने में जिनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह पाए जाते हैं, तो ये भी तो यही काम करते हैं, कार्बनिक घटकों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? जैविक घटक में एक उत्पाद है, एक उपभोक्ता है और एक कौन है? अपघटक और एक अपरदाहारी। अब पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित सार्वभौमिक नियम। ऊर्जा का प्रवाह दिशीय होता है, ऊर्जा का प्रवाह दिशीय होता है, मतलब एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। मान के चलो कि यहाँ पे हमने उत्पाद है, और उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद अगला घटक पढ़ा हमने द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये सूर्य है, सूर्य है और यहां से ऊर्जा इसको मिल रही है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ऊर्जा इसको मिल रही है, ऐसा होता है क्या? नहीं, यहां से ऊर्जा इधर जा रही है, प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता। तो उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में हो रहा है। जैसे बकरी ने पत्तियां खाई तो पत्तियों से बकरी को ऊर्जा मिलेगी, बकरी से पत्तियों को मिलेगी क्या? नहीं। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? एक दिशा में ही होता है। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया है, 10% का नियम दिया है। क्या है? ऊर्जा का जो उपभोग होता है कितना?
10%। हाँ 10% कम मिलती होती है। है। 10% ही मिलती है, 10% ही मिलती है ना। तो 10% का नियम दिया है जिसके अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से प्राप्त ऊर्जा का 10% ही संचित होता है। यदि हमने कोई 1000 कैलोरी का भोजन किया है तो हमारा शरीर उसमें से मात्र 10% को ही अवशोषित करता है और बाकी सब जहां जो ऊर्जा के स्रोत है वहां पर वो विमुक्त हो जाती है। अब जैसे लकड़ी को जला रहे हैं उसमें कितनी ऊर्जा होती है, क्या पूरी की पूरी हम ले लेते हैं क्या? नहीं, इधर उधर कितनी एनर्जी नष्ट होती है। तो ऐसा हर स्रोत में होता है। ऐसा नहीं कि पत्तियां गाय को हमने घास दे दिया और एक नाप के भाई इसमें इतनी एनर्जी है तो गाय को उतनी मिलेगी। लगभग 10% ही वो एनर्जी प्राप्त, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक मात्र 10% तक एनर्जी प्रवाहित होती है। यहाँ सूर्य से 100 ऊर्जा यदि मिलेगी तो इसको 10 मिलेगी। अब ये 10 में से इसको 1 मिलेगी, 1 में से 1/10 उसको मिलेगी। इस तरीके से एनर्जी का हर अगले चरण में लॉस होता है, मात्र 1/10% ही वहां पर मिलता है, 10% ही मिलता है। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार यदि देखें तो सरल है एकदम, प्राकृतिक और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र अर्थात उन उत्पादकों और जंतुओं का समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जैसे वन है ना, ये प्राकृतिक है वन। अब जो समुद्र है वो अलग पारितंत्र है। अब समुद्र के ऊपर तो वन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के हैं। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र है, उन पादपों और जंतुओं का समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है, जैसे वन। अब वनों को भी अलग अलग, कहीं कटीले वन है तो वो उनका पारितंत्र हो गया है ना। कटीले वन है वहां पर हम सागौन का पेड़ बार बार लगाए तो भी वो क्या हो जाएगा, नहीं पनपेंगे वहां पर। ठीक, अब यदि कटीले वन का एक पौधा ले आए हमने, कौन सा, एक वो जो सांप भगाने के काम में आता है ना एक पौधा, कौन सा बोलते हैं, एक जो घरों में पूजा करने के लिए एक पौधा भी आने लगा है, क्या है उसका नाम? गुल्लर नहीं जी, अरे हमने लाया समी का पौधा। गुड, नाम क्या है आपका? सरिता जी, क्या बात है, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। समी का पौधा है ना, देखा है क्या किसी ने? कैसा है? छोटी छोटी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां रहती है, बबूल के जैसा रहता है ना, कांटे रहते हैं इसमें। अब उस पौधे को हमने ला लिया और हर दिन पानी देते जाएंगे। लोगों की आदत होती है, पौधा है तो उसको पानी देना है, पौधा है तो उसको पानी देना है। बेचारा बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, और हम देते जाएंगे तो गल जाएगा। कल ही मुझे पता चला, बताया किसी ने कि सर ये बिना पानी का पौधा है। शमी का जो पौधा है वो रेगिस्तानी पौधा है, बिना पानी का पौधा है, उसको ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उसको घर में लगाओ तो पलने की संभावना कम है, लेकिन खेत में लगा दो तो 100% वो पल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई पानी नहीं देगा ना, हर दिन पानी नहीं देगा उसको, तो अपने आप ही वो पल जाएगा। बात समझ में आएगा? तो ये सबका अपना अपना पारितंत्र है, सबका अपना अपना पारितंत्र। घास के मैदान भी पारितंत्र है। देखो शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ज्वारनद मुख अर्थात डेल्टाई क्षेत्र हो सकता है। अब वहां पर मैंग्रोव वन हो सकता है, तो वो उनका अपना अलग पारितंत्र है। वहां पे पेड़ अलग प्रकार के होंगे, वहां जीव जो होंगे वो अलग तरीके के होंगे। अब मानव निर्मित पारितंत्र में इसमें विभिन्न फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का के खेत, एक्वाकल्चर। क्या होता है एक्वाकल्चर? क्वेश्चन आ गया था पीएससी में, ये क्वेश्चन बना था, मेंस में बना था। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर मछली पालन है ना? हाँ, पर मछली पालन नहीं है। एक्वेरियम, वो तो मछली पालन है ना? तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। कृत्रिम तालाब, एक्वेरियम बता दिए मैंने, जो घरों में जो है जो कृत्रिम रूप से एक आवास बनाकर मछलियों को पाला जाता है।
कृत्रिम तालाब, तालाब भी बनाते हैं। अब जैसे तालाब जो है, अब देखो यही क्वेश्चन बन गया, तालाब, तालाब जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन कृत्रिम तालाब वो कौन सा है? मानव निर्मित है। यदि मनुष्य ने बनाया है तो मानव निर्मित है। कृत्रिम तालाब मानव निर्मित। अब वन पारितंत्र को हमने बहुत गहराई में पढ़ा कुछ दिन पहले। क्या है वन पारितंत्र? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वन पारितंत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन डिटेल में पढ़ा हमने। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के दोनों, जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक लगातार टेम्परेचर पाया जाता है। बहुत अधिक बारिश होती है तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। ऊंचाई कैसी होती है? बहुत ज्यादा। जड़ें कैसी होती है इनकी? बहुत गहराई पर होती है। वो आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ दलदली क्षेत्र है, आने जाने के साधन बहुत ही कम है। क्या पाए जाते हैं फिर यहाँ पर? विशाल जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, एनाकोंडा, है ना। विशाल जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि जहां मनुष्य पहुंचा ही नहीं वहां इन्हीं का राज है। अभी तक यही राज कर रहे हैं। सेल्वास, सेल्वास ये सरल सा क्वेश्चन बन गया था। सेल्वास, ब्राजील में इनको क्या कहते हैं? सेल्वास। अमेजन बेसिन कहाँ पर है? ब्राजील में है। तो इस जो विश्व के हृदय, फेफड़े जिसे कहते हैं, है, अमेजन बेसिन को फेफड़े कहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक ऑक्सीजन का वहां पर उत्पादन होता है। लेकिन ब्राजील में इसे स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? सेल्वास। कृषि के दृष्टिकोण से भी यह अधिक उपजाऊ नहीं है, दलदली क्षेत्र है, बहुत अधिक बारिश होती है। अब सोचो यदि हमारे देश में 6 महीने बारिश हो जाए तो भी कृषि करना संभव नहीं है। वहां तो 12 महीने बारिश होती है, तो कैसे कृषि करेंगे? विशाल वृक्ष जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबर, ताड़ आदि पाए जाते हैं। प्रमुख जो हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, एनाकोंडा, बंदर आदि पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वनों में पाई जाती है। प्री के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दे दिए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शंकुधारी वनों में, या फिर सदाबहार वनों में, कटीले वन झाड़ियों में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा। भारत के संदर्भ में 2 तरीके से पढ़ा अपन ने। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और शुष्क पर्णपाती वन जहाँ 100 या उससे कम सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके मतलब जल हानि को रोका जा सके। अभी जंगल वाले क्षेत्र में गर्मी के दिनों में चले जाओ आप, तो ठंडी हवा लगती है और पानी की हल्की सी बूंदे लगती है। पानी की हल्की सी बूंदे लगती है, क्योंकि यही पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में ये पाए जाते हैं। क्योंकि बीच महाद्वीपों को छोड़ दो, ये वाले पार्ट को छोड़ दो, या तो इसके उत्तर में मिलेंगे या फिर दक्षिण में मिलेंगे मानसूनी। अब यदि अक्षांश और देशांतर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के नीचे, उनके आसपास के क्षेत्र में ये वन देखने को मिलते हैं। विश्व के सर्वाधिक विक्षुब्ध वायु है। विक्षुब्ध क्या होता है? विक्षुब्ध वायु, विक्षुब्ध, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, बहुत अधिक परिवर्तन प्रकृति में। इंसान के हद में है ये, तो उसने बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया। जहां वन थे वहां डैम बना दिया, जहां वन थे वहां पर डैम बना दिया, जहां डैम था उसको भर के उसने बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना दी। बहुत अधिक परिवर्तन। तो सबसे अधिक विक्षुब्ध यदि कहीं है, डिस्टरबेंस यदि कहीं हुआ है, तो कहाँ हुआ है? इस वायु के अंतर्गत हुआ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वनों के क्षेत्र में हुआ है। प्रमुख वृक्ष सागवान है, शीशल, शीशम, साल, बांस, ये प्रमुख वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन या मध्य अक्षांशीय वन।
तो मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन और मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य रेखीय वन अलग है, भूमध्य सागरीय वन अलग है। भूमध्य रेखीय अलग है, भूमध्य सागरीय अलग है। मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं ये है। मध्य अक्षांश मतलब यदि हम देखें तो ये तो डोलड्रम हो गया, डोलड्रम 0 से 5 या 10। फिर ये कौन सा हो गया, उष्णकटिबंध हो गया 23 से 1/2 तक। और उसके बाद में यदि देखें तो ये मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश वैसे 45 डिग्री के आसपास, 45 से 66 डिग्री के बीच में, ये 35 से 65 के बीच में ये भी बोल सकते हैं मध्य अक्षांश, क्योंकि कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र भी उष्णकटिबंध के अंतर्गत। और उसके बाद मध्य अक्षांश। अब मध्य अक्षांशों का यदि हम देखें तो यहाँ पर 3 पार्ट बन जाते हैं, 3 पार्ट, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग और मध्य। पश्चिम, पूर्वी और मध्य। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 प्रकार की वनस्पति भी हमें देखने को मिलेगी, 3 प्रकार की वनस्पति। अब देखो मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन और मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, तो बारिश कहाँ कम होती है, पश्चिम भागों में, तो फिर पर्णपाती वन देखने को मिलेगी। अधिक बारिश कहाँ होगी, पूर्वी भागों में। तो इस तरीके से अलग अलग उसे लिख ले, इसे यहाँ थोड़ा सा लिखने की जरूरत है। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, महाद्वीपों के मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन लिख रहे हैं हम पहले, तो किस भागों में होगा, महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में। चौड़ी पत्ती वाले लॉरेल, यूकेलिप्टस, मैग्नोलिया आदि वृक्ष, यह तो मैंने नोट ही कर लिया है, आदि वृक्ष। जानवर यदि देखें तो यहाँ पे रोटेट, भूरा भालू कहाँ पाए जाते हैं, चीन, जापान, दक्षिणी ब्राजील में। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, तो वनों की पत्तियां झड़ जाती है, वॉलनट, चेस्टनट, मैपल, भालू, ईगल, लोमड़ी, ये पेड़ के नाम है, वॉलनट, चेस्टनट, मैपल, और ये क्या है, जीवों के नाम है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये लिखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। भूमध्य सागरीय वन, इनके विषय में भी लिखेंगे। ये वन महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, जहां शीत ऋतु में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है। देखो ग्रीष्म ऋतु में तो बारिश होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी, यही हो सकता है, लेकिन शीत ऋतु में भी बारिश हो रही है, तो मतलब भले ही कम हो रही है लेकिन वर्षों भर बारिश वहां पर हो रही है, तो फिर वहां पर भूमध्य सागरीय प्रकृति के वन पाए जाते हैं जहां शीत ऋतु में बारिश होती है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए भूमध्य सागरीय वन, तो महाद्वीपों के पश्चिम भाग जहां पर शीत ऋतु में बारिश होती है, किसी एक महाद्वीप की बात नहीं कर रहे, ये इस तरीके की विशेषता है, प्रकृति की संरचना ही ऐसी हुई है कि वहां हर महाद्वीप के पश्चिम भागों में या तो
मरुस्थल होता है या फिर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर शीत ऋतु में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है। और यहाँ के वृक्षों की एक विशेषता होती है, काय के लिए प्रसिद्ध है ये? फलों की खेती। फलों के लिए। कौन से फल? अंगूर। एसिटिक, है ना, रसीले खट्टे फलों के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। लिखेंगे ये वन भूमध्य सागरीय वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। रसदार फल जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार के लिए प्रसिद्ध है। जड़ी बूटियों की भी विविधता पाई जाती है। यहाँ पर जड़ी बूटियों की भी विविधता पाई जाती है। भेड़िया, लंगूर, भालू, आइसबैक्स ऐसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अलग अलग नाम से इसे कहीं चैपरेल भी बोला जाता है, बांज वन भी इसे कहा जाता है। शंकुधारी वन या टैगा वन, ये तो पता है कहाँ पाए जाते हैं? हाँ? उच्च अक्षांशों पर, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण क्या नहीं होगा? यहाँ पर बारिश कम होगी। टेम्परेचर कम होगा, बर्फीले क्षेत्र होंगे, बारिश कम होगी। तो ऐसे छोटी छोटी प्रजातियां नुकीली, जैसे निचले वाले क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन क्यों पाए जाते हैं ये भी बता दिया था, ताकि उनकी पत्तियों पर बर्फ न जम सके। तो शंकुधारी वन या टैगा वन, वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो हम फंस जाते। अभी तक तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि प्रकृति पर कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। अभी तक तो हम सोचते हैं ये बारिश जो सदाबहार वन सबसे ज्यादा होंगे। कौन से वन है? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ये वृक्ष कोणधारी वन होते हैं, नुकीली पत्ती वाले होते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर जैसे मुलायम लकड़ी के स्रोत होते हैं। बड़ा उपयोगी है ये। कनाडा में बहुत अधिक उपयोग है इनका। क्यों? काय के लिए? मुलायम लकड़ी के स्रोत है। वनों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कागज उद्योग। और कागज उद्योग काय के लिए? कागज उद्योग काय पे चलता है? मुलायम लकड़ी के ऊपर चलता है। मुलायम लकड़ी के ऊपर चलता है। तो ये कॉमर्शियली जो है वो बहुत अधिक उपयोगी भी है। बहुत अधिक इनका उपयोग किया जाता है। आर्कटिक वृत्त 66 से 1/2 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में ये वृत्त देखने को मिलते हैं। दक्षिण में नहीं पाए जाते। दक्षिण में नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका में, उत्तर वाले आर्कटिक वृत्त में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक वृत्त में नहीं पाए जाते। क्यों भी मोहित जी? क्यों नहीं पाए जाते? प्रिया को पता है? आपको पता है? नहीं पता आपको? सही में नहीं पता आपको? आपको भी नहीं पता। विजय में दक्षिण में क्यों नहीं पाए जाते? सोचो। सर वहाँ पे भूमि नहीं है। भूमि नहीं है। वन जो है पानी पे नहीं उगते। वन जो है पानी पे नहीं उगते। प्रिया क्या सोच रहे हैं आप? तो ये दक्षिण में देखो, दक्षिण में तो समुद्र है ना इधर नीचे, है तो उत्तर में पाए जाएंगे। ये नीचे तो होते ही नहीं है ये। तो इसलिए ये उत्तर में ज्यादा में आर्कटिक वृत्त के आसपास ही देखने को मिलते हैं। वहीं 66 डिग्री के आसपास से पाए जाते हैं। टुंड्रा वन, इसके बाद में हम टुंड्रा वन को देखते हैं। टैगा के बाद टुंड्रा वन, ये तो और ऊंचाई पर पाए जाते हैं। टुंड्रा वन मतलब टुंड्रा वन किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? 70 से 80 सत- 86। हाँ, 66 डिग्री 70 डिग्री के बहुत अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर दो जगह होंगे, या उच्च अक्षांशों पर पाए जाएंगे या फिर बहुत अधिक ऊंचाई पर, जैसे हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पर भी ये देखने को मिलेंगे। तो आर्कटिक टुंड्रा वन आर्कटिक वृत्त 66 से 1/2 से ऊपर से प्रारंभ होकर ध्रुवों तक
इसका उत्तर विस्तार कनाडा से आर्कटिक महासागर तक। पशु में रेंडियर, लेमिंग, सील एक मछली है, सील जो है एक मछली है। यहाँ पे रहने वाले एस्किमो, रेंडियर पालते हैं और क्या बोलते हैं इन्हें, एस्किमो लोग पाए जाते हैं। जो हम लोग वहां जाकर जीवित नहीं रह पाएंगे, उतनी हमारे अंदर जो क्षमताएं विकसित नहीं हुई है। तो रेंडियर पालने वाले लोग कनाडा में पाए जाते हैं। कनाडा देखो, यदि यहाँ मैप में देखो कितने उत्तरी ध्रुवों पर, ये ग्रीनलैंड है, इधर हम नॉर्वे वगैरह ऐसे देशों में ये हमें देखने को मिलेगी, या फिर हिमालय पर देखने को मिलेगी जो बहुत ही ऊंचे हैं, एंडीज पर्वत पर देखने को मिलेगी जो बहुत ऊंचाई पर वहां देखने को मिलते हैं। अल्पाइन टुंड्रा, पर्वतों के अत्यधिक ऊंचाई पर। अब देखो ये आर्कटिक टुंड्रा वन दो प्रकार के, आर्कटिक मतलब जो अक्षांश के आधार पर, उच्च अक्षांशों पर, और अल्पाइन टुंड्रा जैसे आपने उस दिन चर्चा भी हुई थी हमारी कि लगभग 4500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के आसपास वाले क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो पर्वतों के अत्यधिक ऊंचाई पर और विस्तार लगभग सभी महाद्वीपों पर। सातों महाद्वीप पड़े, सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पड़ी हमने, तो उन ऊंची चोटियों पर ये 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर जो छोटे छोटे वृक्ष पौधे देखने को मिलते हैं, वृक्ष होते ही नहीं है, पौधे होते हैं, तो ये अल्पाइन टुंड्रा हमें देखने को मिलते हैं सभी महाद्वीपों पर। अब इसके बाद आता है घास पारी तंत्र। घास पारी तंत्र क्या होता है? घास पारी तंत्र, घास के मैदान, घास के मैदान। घास पारी तंत्र लिखेंगे इसे, घास पारी तंत्र उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा की मात्रा कम होती है, एवं बड़े वृक्षों की वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं। घास पारी तंत्र अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। घास पारी तंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। एक है उष्ण कटिबंधीय घास पारी तंत्र, लिखवाऊंगा मैं इसमें। दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास पारी तंत्र। ये वो क्षेत्र है जहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। घास पारी तंत्र, गेहूं पेड़ पौधे नहीं पाए, मतलब जंगल नहीं पाए जाते हैं, जंगल नहीं है लेकिन मिट्टी है, और वहां पर बड़े पेड़ तो नहीं हो सकते लेकिन घास जैसे उग सकते, तो हम वही तो कृषि करते हैं। ऐसे ही क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ठीक, तो उष्ण कटिबंधीय घास पारी तंत्र की बात करेंगे। छोटे और विस्तीर्ण घास मैदान, ये क्वेश्चन भी पीएससी ने पूछा है, प्री में पूछा था। ये छोटे विस्तीर्ण घास मैदान, इसमें अल्फा घास, एलिफेंटा घास, जो
3-4 मीटर ऊंची होती है। 3-4 मीटर ऊंची होती है। ऐसी घास भी यहाँ देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखी है क्या ऐसी घास? नहीं देखी? देखो नदियों के किनारे कभी कभी वो ऊंची ऊंची घास पाई जाती है, जिससे वो जो बांसुरी जैसा बजाने वाले यंत्र जो होते हैं ना, उससे बनाते हैं। ये हमारे आसपास भी मैंने देखी है कहीं पर, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखी है, लेकिन देखी है ऐसी घास। भोपाल वगैरह में भी पाई जाती है। अक्सर जो जलीय स्रोत होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। लेमन ग्रास को नहीं बोल सकते जो लंबी ऊंची होती है? नहीं, लेमन ग्रास तो अलग है। अल्फा अल्फा या एलिफेंटा घास, इनको याद रख लेना। किस प्रकार की घास है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। हाइट कितनी? 3 से 4 मीटर तक पाई जाती है। अब एक एक के नाम लिखते चलेंगे। जैसे सवाना, सवाना एक उदाहरण दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय सवाना रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो सवाना कहाँ है ये? मध्य पूर्वी अफ्रीका में। देश की बात करें तो सूडान में, सूडान। मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। एक है लानूज, लानूज दूसरे नंबर पे लिखेंगे, लानूज। कहां पर है? वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका। हाँ, वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया। फिर है कैंपोस, कैंपास, कैंपास लिख लो इसे, कैंपास। कहाँ पर है? सही दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग। दक्षिण भाग मतलब ब्राजील। सर हाँ। अर्जेंटीना और चिली वगैरह। अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना, चिली। इसमें ब्राजील भी लिखने लगे, ब्राजील। ये अर्जेंटीना में नहीं होंगे। हम उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं ना, उष्ण। अब ये अर्जेंटीना में यदि हम नीचे आते हैं तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने को मिलेंगे। या चिली की बात करें या फिर अर्जेंटीना की बात करें, ये तो ये देखो वेनेजुएला में पड़ा अपन ने, यहाँ पर, यहाँ ब्राजील में भी देखने को मिलेगा ये, है? निचले वाले पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, नीचे शीत वाले मिलेंगे। तो ये है हमारा ब्राजील में। कैंपास कहाँ पर? ब्राजील में। सेराडो, ये भी ब्राजील में। साहिल, साहिल जो सवाना का एक पार्ट है, साहिल। ये लाल सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक, लाल सागर से अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में। थोड़ी सी 1-2 लाइन की जगह छोड़ना इसमें, और बीच में जो भी मिलता है ऐड कर के चलना पड़ेगा। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। ये घास कैसे होंगे? अब देखो उष्ण कटिबंधीय में क्या पढ़ा था अपन ने? ये सॉफ्ट। छोटे और विस्तीर्ण। छोटे हैं और विस्तीर्ण मतलब फैले हुए, कहीं है कहीं नहीं है। और शीतोष्ण घास के मैदान ये लंबे व सघन घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान कैसे? लंबे व सघन। ये मुख्यतः विश्व के अन्न भंडार व दूध उत्पादक क्षेत्र है। अन्न भंडार व दूध उत्पादक क्षेत्र है।
अन्न व दूध उत्पादक क्षेत्र है। जैसे पंपास एग्जाम्पल, पंपास ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना है ना। तो यही तो अंतर, पंपास और कंपास में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन है। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और कैंपास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। कैंपास कहाँ पर? ब्राजील में, और पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना में। ठीक है, तो पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे व दक्षिणी ब्राजील में, वह दक्षिणी ब्राजील। वेल्ड इसके नीचे आते हैं, फिर इधर अफ्रीका महाद्वीप में, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। कैंटरबरी ये नीचे इसी लाइन से चलेंगे हम, कैंटरबरी ये न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स ये कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ये शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में। अब ऊपर चलते हैं तो प्रेरीज, प्रेरीज कहां पर? अमेरिका। अमेरिका, कनाडा, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में, उत्तरी प्रेरीज यूएसए। पुस्ताच, पुस्ताच हंगरी में, हंगरी। और लास्ट में लिखेंगे स्टेपी, स्टेपी ये कहां पाए? स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में है ना, यूरोप और एशिया महाद्वीप, यूराल पर्वत के आसपास। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये हो गया, ये भी एक पारितंत्र है, घास पारितंत्र। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय पारितंत्र। अगला घास पारितंत्र के बाद में मरुस्थलीय पारितंत्र कहाँ देखने को मिलेगा? ये मरुस्थलीय पारितंत्र अक्षांशीय आधार पर देखा जाए तो 20 से 30 महाद्वीपों के पश्चिम भाग में। ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधीय कर्क एवं मकर रेखाओं के आसपास महाद्वीपों के कौन से भागों में? पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 15 से 35 डिग्री अक्षांश पर, मुख्यतः 15 से 35 डिग्री अक्षांशों पर अब कौन सी पौधे पाए जाएंगे ये आपको पता है? नागफनी है, कैक्टस है, कीकर, बबूल, ये इस तरीके से पौधे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पता नहीं हो गई मीटिंग इसमें से, यही बताने के लिए फोन आ रहा होगा। आपने ये वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था क्या? आपका डाटा का था, धन्यवाद बहुत। और अब दिन भर आप कैसे करोगे काम? 19 रुपए से रिचार्ज करोगे 1 GB के लिए, है ना? चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र लास्ट है ये, जलीय पारितंत्र। प्रमुख पारितंत्र पढ़े अपन ने, अब उसमें से जलीय पारितंत्र।
जलीय पारितंत्र कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। स्वच्छ जल पारितंत्र, स्वच्छ जल पारितंत्र, स्वच्छ जल पारितंत्र, जल पारितंत्र। किसी ने पढ़ा कैसे कभी भी? कितने प्रकार का होता है? ये तो 3 प्रकार का होता है जलीय पारितंत्र, लेकिन स्वच्छ जल पारितंत्र ही 2 प्रकार का होता है, लेंटिक और लूटिक। लेंटिक और लूटिक। पहले तो स्वच्छ जल पारितंत्र में क्या आएगा? कौन सा जल सबसे स्वच्छ होता है? वर्षा भी। बारिश का। लेकिन वो पारितंत्र में तो नहीं आएगा। बारिश मतलब हवा में है ना? वो तो जब जमीन पे गिरेगा तो ही पारितंत्र बनेगा, है ना? तो झील, झरने, नदियां और झरने, इसका जो जल है वो कौन सा है? स्वच्छ जल है। मीठे पानी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इसमें लेंटिक आवास। पहले नंबर पे स्वच्छ जल पारितंत्र में लेंटिक आवास अर्थात स्थिर या रुका हुआ जल, स्थिर या रुका हुआ जल, स्थिर या रुका हुआ जल, लैंटिक आवास। इसमें क्या हो सकता है? झील हो सकती है, तालाब हो सकता है, झील, तालाब, कुंड। और लूटिक, दूसरा लूटिक या बहता हुआ जल, लूटिक या बहता हुआ जल, जैसे नदियां, झरने, पर्वतीय जल स्रोत, क्लियर हो गया ये? तो पहला स्वच्छ जल पारितंत्र या अलवणीय जल पारितंत्र बोल सकते हैं। बारिश का जल रुका हुआ है, पीने का पानी जिसमें पाया जाता है। 2 प्रकार का होगा, लेंटिक और लूटिक। लेंटिक मतलब रुका हुआ, लूटिक मतलब बहता हुआ। क्लियर है? अब दूसरा पारितंत्र लिखेंगे इसी में, जलीय पारितंत्र में, संक्रमण कालीन पारितंत्र, संक्रमण कालीन पारितंत्र। मतलब जहां जल और थल दोनों मिल रहे हैं, जल और थल, जैसे ज्वार नदमुख हो सकता है, डेल्टाई क्षेत्र हो सकता है, मैंग्रोव वन जहां पाए जाते हैं। तो संक्रमण कालीन पारितंत्र, तो इसमें ज्वार नदमुख, मैंग्रोव पारितंत्र और आर्द्र भूमि हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है, आर्द्र भूमि। और तीसरा पारितंत्र होगा, तीसरा पारितंत्र सागरीय पारितंत्र या लवणीय पारितंत्र, सागरीय या लवणीय पारितंत्र। आर्द्र भूमि की बात करें, वेटलैंड की बात करें, लिखना नहीं इसे, ऐसे ही समझ लेते हैं, कल बाद में कभी देखेंगे। आर्द्र भूमि, वेटलैंड। और इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था 1971, क्या बोलते हैं इसे? रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन। और फिर उससे ये तय किया गया कि जितने भी जो वेटलैंड है उन सबको अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिया जाएगा, उनकी घोषणा की जाएगी, एक नियमावली वगैरह जारी की गई है। और इसके तहत भारत में लगभग 44 जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए, 44। इसको हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे।
मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव पारितंत्र, ये भी पढ़ लिया अपन ने। क्या होता है मैंग्रोव पारितंत्र? जैसे सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ज्वारनदमुख में क्या होता है? जीवों की अधिकता होगी। ज्वारनदमुख पढ़ लिया अपन ने कि नदी जो है चुपचाप से जो है वो समुद्र में मिल जाती है, वहां पे किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसके बाद जब भी पढ़ेंगे तो प्रवाल भित्ति वगैरह, प्रवाल विरंजन, इकोटोन, पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा स्रोत, ये सब भी पढ़ेंगे।